लीडर राहुल गांधी ने जैसे ही डोकलाम का मुद्दा उठाया, बीजेपी लीडरों ने हंगामा शुरू किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने साबिक आर्मी चीफ नरवणे के खिताब का हवाला भी दिया। हालांकि राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर एतराज जताया और राहुल गांधी पर बिना सबूत के बात करने का इल्जाम लगाया। इस दौरान जबरदस्त हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 दिनों के लिए कल तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। For letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. Hello, only started. No. He is not yielding. Sir. LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Gandhi Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब, मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा ही है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक का उल्लेख करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर अपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में? और उधर लोकसभा में आज वक्फे सवाल के दौरान बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों को हरासा करने का मामला और उन पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाना चाहा। इंजीनियर रशीद इस मसले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपनी सीट पर जाने की हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें।
मिस्टर रशीद, आप अगर बीच में उठोगे तो मुझे आपको वापस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस सदन की मर्यादा को रखो। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। चलो मान्य सर। Kalichedu LWO school layout and structural drawings for approval, sir. However, till date, there has been no progress in the construction of LWO school buildings at Kalichedu and Talpur, sir. What is the reason for this delay? बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट हियर इज एग्जैक्टली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड एंड व्हाट राजनाथ सिंह जी सेड। दैट इज द पॉइंट हियर, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We'll learn something from it. Of course, we'll learn something about our Prime Minister. We'll learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। एलजी मनोज सिन्हा के खिताब से जम्मू कश्मीर बजट सेशन 2026-27 का आगाज हो चुका है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। खास तौर पे असेंबली में खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे लिए बजट सेशन सिर्फ वसाइल और आमदन खर्च के आदाद शुमार नहीं है, बल्कि लोगों की फलाह बहबूद और रियासत की हमाजहत तरक्की में साझा कोशिशों और मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार करने के साथ ही तरक्याती कामकाज का जायजा लेना है। इस बात को फिर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये जो सेशन है, बजट सेशन, सिर्फ वसाइल और आमदन खर्च के आदाद शुमार नहीं है, यानी जो कुछ यहाँ पैदा होता है, जो पैसे आते हैं और उससे क्या खर्च होता है, यही नहीं है, इसके नंबर्स नहीं है, बल्कि लोगों की फलाह बहबूद, उनकी तरक्की, रियासत की हमाजहत तरक्की, डेवलपमेंट की साझा कोशिशों और मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार करने के साथ ही डेवलपमेंट के कामकाज का जायजा लेने का एक मौका है। सरकार की तरजीहात का जिक्र करते हुए एलजी ने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात का पूरा एहतराम करते हुए उनकी तकमील करना, पूरा करना हमारी सरकार का हदफ है। एलजी मनोज सिन्हा ने उम्मीद जाहिर की कि इन अहदाफ को, इन टारगेट्स को हासिल करने में हुकूमत और अपोजिशन बाहमी ताउन, एक दूसरे की मदद और जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। एलजी ने कहा कि बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे को लेकर के जो अंतर है, उस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी सरकार की पहली तरजीह होगी। एलजी से पिछले साल हुए असेंबली चुनाव का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए इसे एक इनकलाबी लम्हा करार दिया। एलजी ने कहा कि हमारी सरकार जमहूरी इदारों को मजबूत करने का काम करेगी और इस हवाले से हमारी सरकार वक्त पर लोकल बॉडीज का चुनाव कराने के लिए पुरज़्म है। एलजी के खिताब के बाद असेंबली के दो साबिक अरकान गुलाम मोहम्मद खान और ख्वाजा गुलाम मोहम्मद लोन ने खराज अक़ीदत, इन दोनों को खराज अक़ीदत पेश की गई, श्रद्धांजलि दी गई। ताज़ियती रेफरेंस के बाद स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई मंगल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। और जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन का आगाज हो चुका है और उसको लेकर के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने अपने रद्दमल का इजहार भी किया है। असेंबली के बजट सेशन को लेकर के लीडरों ने क्या कुछ कहा है, एक लाइन से देखते हैं।
बताया कि हमने काफ़ी फराख दिलाना फंडिंग हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि उसकी फराख दिलाना जो फंडिंग मरकज़ की तरफ से है उसका रिफ्लेक्शन आज के बजट में हो। बाकी क्या कंटोर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, वो तो बजट का डॉक्यूमेंट पेश होने के बाद ही बताया जा सकता है। सर यूनियन बजट को किस प्रकार से देखते हैं आप? यार नीचे मोबाइल ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बिजनेस रूल्स आएंगे और आपने पिछले 1 साल 1.5 साल से देखा होगा कि कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है उस बिजनेस रूल के वास्ते काफ़ी सख्ती से हम लोगों ने बात की कि जब तक बिजनेस रूल्स नहीं आएंगे तब तक ये जो कन्फ्यूजन है, चाहे वो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या डेवलपमेंटल हो, वो कन्फ्यूजन्स तब तक बरकरार रहेंगे और ये खींचातानी तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि बिजनेस रूल्स ना हो। काफ़ी सारी चीज़ें, पीछे फ्लड्स आए, फ्लड्स में काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, पहलगाम के बाद हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की जरूरत है द्वारा उनको अपने सिस्टम में लाने के लिए, उनको अपने पाँव पे खड़े करने के लिए। तो लिहाजा एक बहुत बड़े पैकेज की, एक स्पेशल पैकेज की जम्मू कश्मीर को जरूरत है और उम्मीद करते हैं वो पैकेज आए। आप जो बातें अंदर कमरे में होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और सिक्रेसी की हमने शपथ ली होती है। अब वो बात कमरे की है, तो जैसे जैसे बजट आएगा सब कुछ होगा, आपके सामने पूरा रिजल्ट राजा की है जी, इसको कोई दो राय नहीं कर सकता। कोई पागल होगा जो अंधा होगा, बहरा होगा, जो ये बात कहेगा कि महाराजा की रियासत नहीं है। मेरा बयान ये था कि ये रियासत महाराजा हरि सिंह की थी, लेकिन शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, जब 2 नेशन थ्योरी की बात हुई थी, शेर कश्मीर ने कहा था मैं जम्मू कश्मीर को उस हिंदुस्तान के साथ जोड़ना चाहता हूं जो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है। मैं शेर कश्मीर ने कहा था मैं उस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहता हूं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन के नीचे चलता है। इसलिए ये चंद हैं आर्टिफिशियल ऐप चलाते हैं, लेकिन मैं जम्मू के लोगों से कहूँगा ये जो सुबह सुबह कहीं बांदर उठते हैं इनकी बातें मत सुना करो। सुरेंद्र चौधरी इस रियासत का रहने वाला है और जम्मू सूबे का रहने वाला है। महाराजा साहब को हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो गवर्नर एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट होता है वो सरकार की नीतियों को रिफ्लेक्ट करता है, सरकार की पॉलिसीज को, सरकार के रोड मैप को, सरकार के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। जो आज गवर्नर साहब ने इस जम्मू कश्मीर की सरकार का बजट नहीं कहूँगा मैं, डॉक्यूमेंट पढ़ा है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है हर सेक्शन के लिए, हर वर्ग के लिए। जो सेक्शन विशेषकर अनएम्प्लॉयड, जो नौजवान तबका उम्मीद और आस लगाए बैठा था, उनको बहुत डिसअपॉइंट किया है इस डॉक्यूमेंट में। कहीं पे भी कोई विजन, कोई रोड मैप आगे के लिए नहीं है कि अनएम्प्लॉयड तबके के लिए ये सरकार कोई सोच रही है, कोई स्टेप उठा रही है, कोई कदम उठा रही है। ये डिसअपॉइंटिंग था। इसके अतिरिक्त और भी अन्य वर्ग हैं, महिला वर्ग है, बुजुर्ग है, कहीं पे भी इस सरकार की कोई योजना मुझे नहीं दिखी। देखिए, कल हमारा फोकस रहेगा कि जो सरकार ने हमसे वादे किए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका 5 लाख नौकरियों का वादा किया था और हर साल 1 लाख नौकरी मिलेगी, उसका इस गवर्नर एलजी एड्रेस में कोई जिक्र नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री का इसमें कोई देखने को मिलता नहीं है। इसी तरीके से आपने 10 किलो राशन और बाकी जो चीज़ें जिसमें आपने कहा था कि आप बिजली 5 लाख नौकरियां, 10 किलो राशन और इसी तरीके के आपने जो कमिटमेंट किए थे उसमें इस गवर्नर एड्रेस में है नहीं। तो इन चीज़ों को लेके हम सरकार को घेरेंगे। और साथ ही साथ हमारे इलाके में जिस तरीके से फ्लैश फ्लड और बारिश की वजह से हमारी रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, हमारा पावर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, हमारा पानी का सिस्टम जो हमारा ध्वस्त हो गया, उसका कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगार लोगों के लिए इस बजट में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। डेली वेजेस का कोई चर्चा नहीं है कि डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए आपने जो कमिटमेंट की थी। तो इस तरीके के बहुत से इशू हैं जिसमें NYC है, जिसमें रेगुलर खेल के टीचर्स हैं। इन सभी इश्यूज़ को हम कल से मजबूती से असेंबली के अंदर अपना पक्ष रखेंगे। वक्फे सवाल के दौरान अनंतनाग राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने कस्तूरबा गांधी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से योजना के तहत चल रहे स्कूलों पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। मरकजी वजीर तालीम ने कहा कि माहाना बुनियाद पर इन स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है और इसे मजीद बेहतर करने में लगातार कोशिशें चल रही हैं।
सर मैं सिर्फ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस वक्त जो इनकी पोजीशन है इन कस्तूरा बाई गांधी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं है दो हवाले से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दूसरी स्टाफ की कमी है। तो जिस मकसद के लिए ये आपने खोले थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनके स्टाफ के लिए जहां जहां कमी है उसको ठीक करें, तब इनका फायदा लोगों को हो सकता है। मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा, व्यवस्था ठीक है और बहुत बढ़िया करवाना चाहिए, आपकी अपेक्षा है, मैं भी उसमें से सहमत हूं। हम राज्य सरकारों को बार बार आग्रह करते हैं कि जो व्यवस्था हम लोग यहाँ से देते हैं उसको पूरा खर्चा करें, उसको त्वरित खर्चा करें, जितने स्टाफ रखनी चाहिए उनको रखनी चाहिए। फिर भी हमने इसको हर एक महीने में उसकी मॉनिटरिंग कर दें। आपके सुझाव हम भी लेंगे आगे। अब इसमें कई चीज़ें सामने आ रही है। नंबर 1 कि आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं। नंबर 2 जो आज हमारे डिबेट का मौजू भी है, टॉपिक भी है और जिस पे हम बहुत तवील बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पे यूनियन बजट और जम्मू कश्मीर में आने वाले बजट के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त है, आने वाले दिनों में क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं और प्रीवियस में जो भी बजट पेश हुए थे उसका क्या हश्र बना, आने वाला जो प्लान है ख़ासतौर पे सेंटर की जानिब से और स्टेट की जानिब से, ये कितना कुछ ऑन ग्राउंड उतर पाएगा और इसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या साझेदारी और जिम्मेदारी होगी, इसकी बारीकियां हम आपको जरूर समझाएंगे। आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित राणा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुहेल काज़मी साहब भी जुड़ने वाले हैं। अमित राणा सर, सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ डोकलाम और नरवाने की अनपब्लिश्ड किताब के हवाले से, क्या उस पर कोई ऐसी राय या टिप्पणी दी जा सकती है, चाइना वर्सेस इंडिया बॉर्डर वाले जो तनाज़े हैं? देखिए, गंभीर मुद्दा है जो हमारे साथ LOAC पे भारत और चाइना के बीच हो रहा है। और अगर एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी कोई पुस्तक लिखते हैं और उसमें कुछ चीज दर्ज करते हैं तो मेरा विचार है कि उसको लेकर पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए और बिल्कुल सरकार की जवाबदेही बनती है इसमें कि एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी अगर कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं, उन टिप्पणियों में कितनी सच्चाई, और सरकार को उससे नहीं भागना चाहिए क्योंकि एक सीरियस विषय है। अब अपोजिशन का काम सरकार को घेरना है, मगर सरकार का काम भी जवाबदेही, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसे आज रोका गया, कहीं ना कहीं अलाउ कर देना चाहिए था स्पीकर को, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो एक समय इस देश के आर्मी का चीफ रह चुका है। तो उससे अनफाउंडेड कहना और अनवेरिफाइड कहना एक गलत बात है। ठीक है, ये मुमकिन है कि किताब पब्लिश ना करने दिया जा रहा हो, ये भी मुमकिन है कि उन्होंने जो चीज़ें कही है उसमें किसी हद तक सच्चाई ना भी हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन अगर LOP ने ये सवाल उठाया है तो आदर्श गुप्ता साहब, खासतौर पे मैं उनकी किताब के चैप्टर पे रिसर्च कर रहा था कि क्या कुछ उन्होंने कह दिया ऐसा। उन्होंने असल में इंडियन बॉर्डर के अंदर 2 टैंक, चाइनीज टैंक की हवाले से कुछ ऐसी बातें कही, खासतौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट के हवाले से जो लगातार इल्ज़ामात लगते रहे हैं राहुल गांधी या अपोजिशन जमात की जानिब से, उसके हवाले से कहा है। और जो स्टैंड रहा है मोदी हुकूमत का कि भाई 1 इंच ज़मीन भी चाइना हमारे अंदर नहीं आया या नहीं लिया वगैरह वगैरह। मेरा सवाल सिंपल है, क्या ये चीज़ें जो सरकार कह रही है या ये इल्ज़ामात जो अपोजिशन लगा रहा है, इसमें किसी हद तक एक एक्सपर्ट को सच्चाई नज़र आती भी है क्या? देखिए, जिस तरह से LOP आज पार्लियामेंट में बोल रहे थे, कुछ चीजें सामने आ रही हैं। एक तो चीज है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, दूसरी तरफ BJP भी एक उनका पुराना वीडियो चला रही थी जब जनरल कह रहे थे कि यहाँ पे 1 इंच भी जमीन हमने नहीं दी है। वो जो उनका सबसे बड़ी जो स्पीकर की बात थी वो ये बात इस पे जोर दे रहे थे, आपके पास सबूत क्या है? अभी तो बुक पब्लिश नहीं हुई है और बिना पब्लिश के आपने दिखा ही नहीं रहे कुछ भी, तो बिना सबूत के किस तरह से बात कर रहे हैं? कुछ डिफेंस के ऐसे मसले होते हैं जो कुछ उनको इस तरह से ओपन डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए ये बात भी जरूरी है कि हम इसको नहीं कह सकते कि उस वक्त के हालात क्या थे। उस वक्त के हालात, टैंक कौन सा चला गया, कहाँ चला गया, वो जहाँ पे हमारे बॉर्डर की सिचुएशन जो है चाइना की, ये वहाँ के हालात ऐसे होते हैं।
वो एक बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है। अगर उस पर किसी किस्म का जिस तरह से कह रहे कि चाइना का कब्जा भी हो जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पे। हमारे लिए तो वो एरिया हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पे भारत जो है वो ऐसा होने नहीं देगा। और किसी मूवमेंट के लिए अगर कोई टैंक थोड़ी देर के लिए कहीं गया भी होगा, या आपसे 3 साल पहले की बात कर रहे हो जब, और उसको भी वापस उसी वक्त निकाल दिया होगा, ये बातें सब चीजें सामने आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही। इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या इस वक्त वहां पे चाइना का टैंक बैठे हुए हैं, चाइना के वहां पे लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं? इस बात का कुछ सबूत नहीं दे रहे हैं ना। उसी बात ज्यादा सारा समय आज का उसी पे बर्बाद हो गया, क्योंकि स्पीकर चाहते थे कि आपके पास किसी किस्म की सबूत है। किताब जिसकी आप बात कर रहे हो वो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई, वो कह रहे कि परमिशन नहीं मिल रही उसकी पब्लिश करने के लिए। तो ये बातें सारे बीच में, जहाँ तो जनरल साहब खुद आके वो बात करे, सामने आए, वैसी स्टेटमेंट दे कि आज मेरी बुक जो है पब्लिश नहीं की जा रही, इसमें फैक्ट्स मैंने दिए हुए हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नेशनलिटी के साथ जुड़ी होती है, राष्ट्र के साथ जुड़ी होती है, उनके ऊपर जरा बहुत सोच विचार के बात की जा सकती है। और जब तक कोई सॉलिड आपके पास प्रूफ नहीं है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी। इसी वजह से आज का सेशन जो है सारे का सारा इसी में खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और ये चीजें हम देख भी पा रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, तो क्या इसका आउटपुट क्या निकलेगा? क्या वाकई अभी तक ये सिचुएशन ऐसी है? और आर्मी चीफ का एक और जुमला जो लगातार ये वायरल हो रहा है कि जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं 1 इंच भी चाइना हमारी तरफ नहीं आया है, या जो भी है वहां पे लगातार जवाब देने की कोशिश चल रही है। कुछ आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल, मेजर या ब्रिगेडियर रैंक के हैं, उनके भी लगातार स्टेटमेंट ऐसे हैं कि ये जरूर है कि मोदी सरकार के दौर में इस तरह की चीजें कोशिश जरूर हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी होने दिया जाए ये इंडियन आर्मी के रग में नहीं है, उनके खून में नहीं है। खैर इस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। आज हमें सर जिस चीज पे उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इस पे ज्यादा बहस होगी, बजट के हवाले से कल पेश हुआ। यूनियन बजट पे एक भी सवाल उठता हुआ नजर नहीं आया, या ना ही कोई ऐसी चीज। हालांकि सोशल मीडिया या दूसरी जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बजट को बकवास बताया जा रहा है, पुरानी शराब को नई बोतल में डालने वाली बात कही जा रही है, या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि बस ऐसे ही पॉलिश्ड करके वही चीजें जो प्रीवियस में कहा गया था ये डाल दिया गया, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई, इस वजह से दोनों तरफ से सवाल पैदा हो रहे हैं। आपका नजरिया? मुझे लगता है चर्चा होगी, समय लगता है बजट की बारीकियों को समझने में। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एक्सपर्ट होते हैं, और आज का चर्चा अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी ने उस विषय पे ले लिया जो बजट को लेकर नहीं। अब ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है या राहुल गांधी जी की इंटेलेक्ट लेवल का सवाल है, मुझे नहीं पता। बट बिल्कुल आपकी बात सही है, चर्चा होनी चाहिए। तो एक गंभीर विषय है, मगर राहुल गांधी ने जो विषय उठाया वो भी गंभीर विषय है। और आप सिक्योरिटी के नाम पे हर चीज को दबा नहीं सकते हैं। जहां तक राहुल गांधी ने सवाल किया था, उन्होंने साफ कहा कि मैं डोकलाम में जमीन गई या नहीं गई उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो आर्मी चीफ नरवणे ने के साथ राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री की जो वार्तालाप हुई उस विषय में बात कर रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था, और ये हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए कि उनके विवेक पे छोड़ देना चाहिए, उनकी समझ पे छोड़ देना चाहिए कि उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए दुनिया के जितने भी बड़े स्कैम है, चाहे भारत के बड़े स्कैम रहे हो, वो सारे अनवेरिफाइड, अनपब्लिश्ड या पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड न्यूज रिपोर्ट्स पे ही आए। तो ऐसा नहीं है कि जो स्कैम्स या कोई भी बड़ी चीज निकलती है वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे या बुक पे या अनवेरिफाइड पे निकलती है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तभी वेरीफाइड होती है। अब एक राहुल गांधी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको तथ्य ला कर देंगे। वो जो अवेलेबल है वो प्रेजेंट करेंगे, उसके सरकार का दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं उसको वेरीफाई करें वो सही है गलत है। जहां तक बजट की बात है उसको लेकर ज्यादा बात नहीं हुई। इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जम्मू कश्मीर में तो कह रहे थे कि जो यूनियन का बजट एलोकेशन है जम्मू कश्मीर के लिए वो बहुत कम है, मगर उनके सांसद भी उस अपने यूनियन टेरिटरी के बजट एलोकेशन को लेकर भी कहीं सवाल करते हुए दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल तो हो सकता है कि कल करें परसों करें, बट आज बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग डे था। अगर बजट इतना ही बढ़िया नहीं है तो बिल्कुल सरकार की जवाबदेही बनती है और अपोजिशन की जो अपोजिशन की ड्यूटी बनती है कि वो हर चीज पे सवाल करें बजट को लेकर सरकार से।
जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो आमतौर पे आदर्श सर ये बात कह रहे हैं कि भले ही आपने 1950 करोड़ करीब 2000 करोड़ आपने बढ़ाया है, ऐड ऑन किया है, लेकिन इससे कुछ भी जम्मू कश्मीर का भला नहीं होने वाला। वो फ्लड का हवाला देते हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का हवाला देते हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट में जो नुकसान हुआ उसका हवाला देते हैं, और जो ताजिर बिरादरी का नुकसान हुआ है बंदिश के दौरान, तो ये बहुत सारी चीज़ों का हवाला देकर के कहते हैं कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, वैसे ही ऊंट के मुंह में जीरा जैसा आपने दे दिया है। आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा यूनियन के बजट में कुछ है उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लिए, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो? देखिए एहसान साहब, इससे पहले मैं आपकी इस बात पे आता हूं। पहले जो बात हो रही थी उसमें कहूं कि आज का दिन वेस्ट जो हुआ है लोकसभा का, बजट के ऊपर एक बात भी नहीं की। जैसे मेरे दोस्त ने कहा, बजट के बारे में एक बात नहीं की। और राहुल गांधी जी अगर बात करना चाहते, जब डिफेंस का बजट आता तो उस पर चर्चा करते तो शायद ये चर्चा और लंबी हो सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ऐसा ही लग रहा है जैसे पिछले सेशन में हुआ था, समय की बर्बादी। कहीं ऐसा ना हो कि इन सवालों पर ही समय की बर्बादी चले जाए और जो पार्लियामेंट का सेशन जो है बिना मतलब के लोग हजारों करोड़ों रुपए का टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बर्बाद हो जाए। तो ऐसा एक होना नहीं चाहिए था। लेकिन समय के साथ साथ अगर उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई जाती, सोच के अगर चलते, अगर सोच के यही चले हैं कि हमने अपने आप को ही वहां पे दिखाना है और पेश करना है और हमने पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, तो वो बात दूसरी है। लेकिन ये नहीं हम कहते कि ये बड़ा कुछ नॉन सीरियस मामला, सीरियस मामला तो है, लेकिन समय के वक्त थोड़ा आता समय तो एक चीज मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, ऐड ऑन कर दीजिएगा अपने जवाब में ताकि फिर बजट पे हम वापस आ पाए। आपने इंजीनियर रशीद साहब का देखा था, हालांकि मेरे ख्याल से वो गलत था, क्योंकि जब किसी और की बारी है तो बीच में उठ करके आप कुछ भी कश्मीरियों पे हो रहे हमले या दूसरी चीजें जो भी जायज मांगे हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे आप खड़े होकर के नहीं हंगामा कर सकते जिस टाइम पे किसी और साथी, किसी और एमपी की बारी है। इस तरह के मुद्दे उठाए गए, दूसरे ऐसे मुद्दे उठाए गए, और अब बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आमतौर पर मनमानियां चल रही है। खुद स्पीकर साहब के खिलाफ भी इस तरह के इल्जाम हैं कि वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है, बाकी चीजें वो नजरअंदाज कर देते। इसे भी ऐड ऑन कर दीजिएगा अपने जवाब में। देखिए एहसान साहब, जब आपको बोलने का मौका ना मिलेगा कि किसी जगह पे, तो वो आप बीच में से जिस समय भी आपको मिलेगा आप उसी बीच में आ जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे। स्पीकर साहब जो आप एलओपी के साथ निपटना चाह रहे थे, उन्हीं से सारी बात करना चाहते, तो आखिर ये भी तो अपनी बात करना चाहते, इनको भी वहां पे लाया गया है। वहां पे जब अपने पार्लियामेंट्री की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है, मगर लोगों की बात करनी है। लेकिन स्पीकर साहब का ये कहना कि अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर आपको वापस भेज देंगे, ये कुछ को अच्छी बात नहीं लग रही थी। इस पर भी काफी नाराजगी लोगों ने दिखाई है। उनको मौका देना चाहिए बोलने का। अब एक सब्जेक्ट को लेके, एक चीज को लेके जब आपने मना कर दिया उनको, तो एलओपी भी को भी चाहिए था कि हमें दूसरों को मौका दे दें, वो अपनी बात रख सके। सिर्फ एक बात को लेके आपने पूरे का पूरा डे वेस्ट कर दिया। और इसी तरह मुझे यही नहीं लग रहा कि आपको कल भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। वहां पे होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अगर उनको वहां से जेल से ला के वहां पर बैठाया गया, लाया गया, उनके पार्लियामेंट की बात करनी है उन्होंने, उनको अगर मौका नहीं दोगे तो बीच में बोलेंगे। अगर आपके दो डिस्कशन में, यहाँ पैनल पे डिस्कशन दो चलती रहेगी, मैं बैठ के देखता रहूंगा, तो मुझे बीच में कूदना पड़ेगा, बीच में कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। भाई मेरी भी बात सुनो, ये आप कह रहे हो ये गलत है, ये सच है, ये गलत है। तो ऐसा होता है जब डिस्कशन होती हो। लेकिन स्पीकर को तो बहुत संभल के चलना चाहिए, उसको तो दोनों तरफ देख के चलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ तक बात कही आपने जम्मू कश्मीर के बजट के लिए, तो इसके ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार बजट को बढ़ाया गया है, लेकिन हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इतना फायदा नहीं है इतने सारे बढ़ोतरी के कारण। क्योंकि हालात ऑपरेशन सिंदूर चला है जहाँ पे, जब उसके बाद हमारा गुलमर्ग के बाद टूरिज्म का कम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पुंछ के एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और इस बार फ्लड के कारण भी जम्मू के एरिया में खासकर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इतना पैसों से इतनी ज्यादा जो लगता है 2000 करोड़ अगर ज्यादा दिए भी गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, लोगों को बसाना है, लोगों को बॉर्डर पे आज भी तक नहीं लोगों को पहले जगह मिली, 5-5 मरले का वादा किया था कि हम उनको जगह देंगे, वो अभी तक नहीं बनी। बैंकर्स वहां तक अभी तक नहीं बॉर्डर पे बन सके हैं। तो बहुत सी चीजें हैं। और उसके बाद नई सरकार आई है, सरकार आने के बाद इनके अपने खर्चे बढ़ गए हैं।
एमएलए के खर्चे बढ़ गए हैं, मिनिस्टर्स के खर्चे बढ़ गए हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतना ज्यादा बजट नहीं है। इसका हमें और ज्यादा पैसा चाहिए था, ताकि यहाँ जो फ्लड विक्टिम्स है वो जिनके खत्म हो गई है, नहरों में तबाही चले गई है, पानी खेतों तक पहुंच नहीं रहा है, इन सबको दुरुस्त करने के लिए मुझे लगता है कि अभी ये जो इंक्रीज किया है ये बजट बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक और ख़ास चीज़ जो जहन में आता है, मैं चाहूँगा कि एक्सपर्ट्स बेहतर अंदाज में इस चीज़ को भी जवाब दे दें, क्योंकि दोनों सेशंस हैं, जम्मू कश्मीर के सेशंस को भी हम देख पा रहे हैं, पार्लियामेंट का भी सेशन है जो अभी जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 2 अप्रैल तक चलेगा, तो एक लंबा टाइम है जो हमें देखने को मिलेगा। अमित सर, क्या चाहे वो डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे कोई और भी अवामी मुद्दा होनी चाहिए, चाहे बजट का मसला हो या अवाम पे या आम लोगों पर होने वाले हमले का मुद्दा हो, किसी का भी हो, क्या आपको एज ए एक्सपर्ट ये लग रहा है कि कंक्रीट डिस्कशन जिसके बारे में आप दोनों एक जगह पे सहमत हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है? ये देखिए, उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपोजिशन का काम है सरकार से सवाल करना और उनका जवाब लेना और एक एक चीज को माइन्यूटली देखना, क्रिटिकली एग्जामिन करना बजट को लेकर। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की, आज जो एलजी साहब का जो भाषण था, मैं उसको लेकर पर्सनली डिसअपॉइंट था। मुझे इसलिए डिसअपॉइंट था कि मुझे वो बड़ा क्लियर दिख रहा था कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला और गवर्नमेंट की और एलजी साहब की नहीं है। वो रिफ्लेक्ट करता था स्पीच में। देखिए, एलजी का स्पीच, गवर्नर का स्पीच, प्रेसिडेंट का स्पीच रिफ्लेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट के विजन को लेकर, और जो उनके स्पीच रही है उसमें बात अभी तक क्या हुआ, पिछले क्या हुआ, कि 2020 के बाद क्या हुआ, वो हुआ। आगे का विजन डॉक्यूमेंट ना एलजी साहब ने ही दिया और ना ही मुझे नहीं लगता कि सरकार ने उनको कुछ दिया था, वो पढ़ाना या नहीं पढ़ा। विजन डॉक्यूमेंट की बड़ी क्लियरली मिशन थी कि क्या प्लान है जम्मू कश्मीर के लिए आगे, वो साफ साफ तौर पे नहीं दिखे। बागे दाऊद की बात कर ले तो विजन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। तो मुझे वो दिखा। दूसरी बात, एक बात साफ हो जाती है कि ना एलजी साहब का और ना ही केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड देने का कोई विजन है। हालांकि बीच में मैं माफी के साथ रोकना नहीं चाह रहा था, जो बात आपने प्रीवियस अभी कही है और फिर उसके बाद आप एड ऑन भी कर दीजिएगा इस चीज को, ताकि हम बेहतर तरीके से दोनों का तालमेल समझ पाए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स की जो अभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, वो चर्चा आपकी नज़रों में होगी। क्या हम इस तरह से भी समझें कि ये जो है अब दोनों के दोनों, यानी कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने अपने अपने रास्ते पहचान लिए हैं कि कहाँ पे किसको जाना है, यही वजह है कि दोनों आपस में खेल रहे हैं। शायद ये लफ्ज़ गलत होगा, इस चीज़ को मैं वापस भी ले सकता हूं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अवाम का इसमें कुछ भी मफाद नहीं है। क्योंकि आपने जो चीज़ कही, शायद मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल इस हवाले से भी आया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अनफॉर्चुनेटली दोनों पैरेलली चल रहे हैं, और जब दोनों पैरेलली चलते हैं तो वो जो रेखाएं पैरेलल होती है वो कभी मिलती नहीं है। और ये बड़ा जरूरी है कि दोनों साथ मिलकर चलें, पैरेलल ना चले, कहीं ना कहीं उनमें कॉमनैलिटी आए और आवाम के लिए काम हो। जब आप पैरेलली चलते हैं तो आप कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हैं, आप क्लैश में रहते हैं। और ये बड़ा ही क्लियर एलजी साहब के स्पीच से दिख गया था, और जिस हिसाब से बजटरी एलोकेशंस आए यूनियन गवर्नमेंट के, एलजी साहब का स्पीच है उसमें तो बड़ा ही क्लियर। और अगर 1.5-2 साल के बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कैसे चलनी है, और ये प्रयास, मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रयास उमर अब्दुल्ला सरकार को करना है, क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। एलजी हम पे थोपा गया है इन ए सेंस कि एलजी के इलेक्शन में हमारा चॉइस नहीं है। राइट। हाँ, वो हमारे वो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, बट सीएम जो स्टेट का बनेगा वो हमारी चॉइस है, और उनका काम है हमको रिप्रेजेंट करना सरकार में, और बेस्ट से बेस्ट सहूलियतें जनता को देना, बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और एक जो सरकार का दायित्व होता है। और अगर उसके लिए उनको झुकना पड़े तो वो झुके। कन्फ्रंटेशन मोड पे केंद्र के साथ और एलजी सरकार के साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं। उनका काम है जनता के लिए जो भी बेस्ट हो सके वो निकाल सके। उस मामले में उमर अब्दुल्ला मुझे अभी विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले साल मैंने काफी उनको सपोर्ट किया था कि नया सिस्टम है, बट अब काफी समय हो गया, और उसके बाद भी अगर आप अपना एटीट्यूड नहीं बदलते हैं, आप कन्फ्रंटेशन मोड में रहते हैं, तो इससे स्टेट का नुकसान होता है। और ये साफ फ्लोर ऑफ द असेंबली पे दिख रहा था।
बहुत सारी चीजें इससे भी निकल करके आती हैं और यकीनन हम इस हवाले से भी अमित सर आपसे जानेंगे। काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श सर, एक बहुत ही अहम सवाल जो इस हवाले से अभी हमने देखा और अमित सर भी ये कह रहे हैं कि आज जो हमने जम्मू कश्मीर असेंबली में देखा स्टेटमेंट के हवाले से, उसमें कोई विजन नहीं दिखाई दिया। आपको लगा इसमें कुछ ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए अवाम जिस चीज को, जिस त्रासदी का शिकार है या जो उम्मीदें लगा बैठी है, शायद वो ज्यादा है और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ नहीं देख रही है, उसका विजन कुछ और है? साहब, मुझे भी 50 साल हो गया असेंबली को कवर करते हुए और मैंने आज जैसा एड्रेस कभी नहीं देखा जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस और किसी की तरफ से कोई आवाज ना निकली हो। ठीक है, असेंबली के बाहर बहुत बोलते हैं और एड्रेस शुरू होने से पहले भी बहुत बोले और एड्रेस के बाद भी बहुत कुछ बोले और जो आपने अपने दर्शकों को दिखाया भी है, लेकिन वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। आराम से जिस को समझौता हो चुका होता है कि जो कह रहे हैं एलजी साहब वो हमें मंजूर है और ऐसा ही आगे भी चलेगा। लेकिन ये खामोशी जो लग रही है मुझे वो वैसी ही लग रही है जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है। कल से इस पे रिएक्शन शुरू होगा क्योंकि इनको रहना है, इनको अपने जो लोगों हैं उनको दिखाना है, भैया आपने हमको चुन के भेजा है असेंबली के अंदर, हमें कुछ करने के लिए भेजा, हमें कुछ बोलने के लिए भेजा है, ना कि चुपचाप बैठने के लिए या गाड़ियों में सफर करने के लिए, अपने आराम के लिए भेजा है। इसलिए जो कल से जो सेशन शुरू होगा, कल से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाएंगे, मैनिफेस्टो को लेके बहुत सी बातें सामने आएंगी। आज का दिन तो चला गया, उसी में आबिचुरी में चला गया, तो कल से तो ये सब चीजें सामने देखने को आपको मिलेंगी। तो अभी जिस समझौते की आप बात कर रहे हैं सर, मुझे उस चीज़ के हवाले से भी थोड़ी और जानकारी चाहिए, अगर आप हमें बेहतर तरीके से गाइड कर पाएं। अभी हमने देखा जम्मू में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट वाला, माता वैष्णो देवी वाला मामला आपके सामने में है, अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाला मामला चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे मामले, जम्मू को कश्मीर से अलग और कश्मीर से जम्मू को अलग करने की बात कही जा रही है। उसके अलावा अभी ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स की मैं बात कर रहा था। तो क्या हम वाकई ये समझें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें तरजीहात बदल गई है कि अब ये सारी चीजें जो चल रही थी उससे परे हो करके अब कुछ नई चीजें पर्दे पे दिखाई जाएंगी? आदर्श बिल्कुल एहसान साहब, जिस तरह से आपने आज देखा कि किसी ने जो जितनी बातें आपने की इस पे किसी ने चर्चा नहीं की, किसी ने बात नहीं इस उठाई है। अगर किसी ने रिपोर्टर्स ने, किसी मीडिया वाले ने पूछा भी है डिप्टी सीएम से, तो वो कहता है हमें ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा पता है। वो आगे 2 कदम और आगे जाके मिल रहे हैं उनको, हमें सब आपसे ज्यादा पता है, हम उनके ज्यादा हमदर्द है। लेकिन उम्मीदें तो लगा के बैठे हुए हैं सारे, लेकिन अभी तक तो मुझे उनको लग नहीं रहा कि उनकी उम्मीदों पे ये खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA के ऊपर ज्यादा आंखें लगी हुई, सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं कि वो जम्मू के बारे में कुछ बात करें। बिजनेस रूल तो अभी तक आया ही नहीं है सामने, क्योंकि वो उनके सामने एक नया बहाना बना हुआ है। ये सब चीजें जो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये असेंबली सेशन जो है, इतना जिस तरह से आज वो पिन ड्रॉप साइलेंस दिखाई दे रही थी, वो कल से असेंबली में ऐसा नहीं नजर आएगा। बिल्कुल, दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं और उसके अलावा दूसरे स्टेट में भी, यूटी में भी, जहां पे हमने देखा है कि अगर कोई नेता कोई 2 कदम सड़क भी बनाता है या गली में कुछ 4 ईंटें भी लगाता है तो सबसे पहले उससे कहीं ज्यादा बड़ा अपना बोर्ड लगाता है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में काज़मी साहब कुछ चीजें ऐसी ही देखने को मिल रही है और बहुत सारी मिसालें हैं उसकी, हम देख भी पा रहे हैं और आप सभी हजरात उसकी बारीकियां समझते हैं। अभी जिस चीज की उम्मीदें की जा रही थी खासतौर पर असेंबली के अंदर या आने वाले दिनों के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, अमित सर कह रहे थे विजन की नाकामी वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें, आपका नजरिया क्या है इस सिलसिले में? देखिए सर, आमिर सर, पहले तो आपको गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि लास्ट ईयर का बजट सेशन और आज का बजट सेशन में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कन्फ्रंट्रेशन एक साथ से बहुत देख ली और हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं आपके चैनल की वसादत से कि 2-3 पावर हाउसेज जम्मू कश्मीर में दिख रहे थे। आज लग रहा है कि असेंबली सेशन जो है वो जो, देखिए, एक तो बजट में इन्हांसमेंट है 27% के करीब लास्ट ईयर से, वो एक वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और जो उमर अब्दुल्ला ने सीतारमन जी से मिलके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एड में जो बढ़ोतरी की बात की थी, उसको भी आप अंडरस्कोर नहीं कर सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। मुझे लगता है वो भी एक डिविडेंड होगा जम्मू कश्मीर के लिए। जहां तक
स्पीकर ने जिस तरह से एड्रेस किया कि डिसिप्लिन जो है, जिस तरह से आज बॉडी लैंग्वेज ऑनरेबल स्पीकर की थी, वो दर्शाती है कि जैसे पहले असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में चला करती थी, उसी तरह से कल से असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में चलेगा। और एक साल जो वेस्ट हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों का और इनकी आपस की रसाकशी से, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जनाब स्टेटहुड का जिक्र गवर्नर साहब के खुतबा में नहीं था, जो किसी ने किसी की तरफ से आवाज भी नहीं आई और किसी ने कोई शोर भी नहीं मचाया कि वो बिल्कुल उसको टच नहीं किया गया है, जिसपे उमर अब्दुल्ला के जो लेजिस्लेटर्स हैं तो अगर ITR माफ कीजिएगा, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल TBR, अगर ये सारी चीजें तय हो जाती है तो फिर तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टेटहुड की कोई बात ही नहीं हो सकती आने वाले कई साल तक। 100% यू आर राइट सर। तो मुझे उम्मीद है, और जो मैं एंट्री से सुबह देख रहा था, ऑनरेबल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उनकी कबीना, भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर, स्टेटहुड और ये जो डिवीजन थी जम्मू अलग कश्मीर अलग, वो सब चीजों पे विराम लग चुका है और जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी पे और कोऑर्डिनेटेड वे में जो है चीजें आगे चले सामान्य तौर पे। उस पे मैं देख रहा हूं कि आज की जो ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज हिस्ट्री वो दर्शाती है कि आने वाले दिन जो है वो बेहतरी की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ होंगे। और उमर अब्दुल्ला बिल्कुल खुल के बिजनेस रूल भी आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद, कैपिटल एक्सपेंशन भी जो भी जिस डोमेन में है यूनियन टेरिटरी की कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मिनिस्टर बन सकते हैं, शायद 10 के ऊपर नहीं जा सकते, वो भी सब एक्सपेंशन होगी। और वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बेहतर साजगार, और ये बहानेबाजी खत्म हो जाएगी कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और जो मुद्दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करने हैं स्टेटहुड, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोरोगेशन में रहेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर होंगे और जम्मू कश्मीर अच्छी फिजा में गवर्न होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद ठीक है, उम्मीद पे तो सर बहुत दुनिया ही कायम है। मैं अमित सर इस हवाले से भी खास तौर पे एक अचानक मेरे जहन में एक सवाल किलबिलाया, मैं चाहूंगा कि आप इसका बेहतर तरीके से जवाब दें। नंबर वाकई मायने नहीं रखते, एलजी साहब ने भी कहा और आप लोग भी इस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है आप नंबर बढ़ा दीजिए, कहते रहिए मैं आपको इतना दे दूंगा, इस फील्ड में इतना डेवलपमेंट कर दूंगा। असल में डेवलपमेंट है क्या? जम्मू कश्मीर के नज़रिए से भी मैं देखता हूँ GDP पर कैपिटा का जो पूरा रिकॉर्ड है, अगर हम उसे निकालते हैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और लगातार गिर रहा है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, इसके अलावा बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में है जहां से लोग ऑलरेडी नाराज हैं। और जम्मू में चंद तालाब खुदवा करके हम ये समझ रहे हैं कि तरक्की की नई दिशा हम तय कर चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो हमारे पास चीजें हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है, तो उसके अंदर जो चीजें हमारे लिए होनी चाहिए, तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हम ये नंबरों में, किताबों में, पेपर्स में या असेंबली में या पार्लियामेंट में दिखा तो दे रहे हैं कि इतना 15 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 2000 करोड़ बढ़ा दिया हमने, लेकिन ऑन ग्राउंड अवामी सूरत हाल को अगर हम देखें, अवाम की जिंदगी पर उसका कितना इंपैक्ट है या ऑन ग्राउंड कितना इंपैक्ट है, वो तो जीरो नजर आता है। आपका नजरिया क्या है? इस बेहतर तरीके से इसके बारे में हम समझेंगे आपसे। देखिए, जम्मू कश्मीर जब स्टेट था और जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी है, एक बात बड़ी कॉमन है कि जम्मू कश्मीर हमेशा यूनियन एड पे ही जिंदा रहा है। मैक्सिमम जो स्टेट का जो रेवेन्यू डेफिसिट मीट किया गया है वो यूनियन एड में रहा है, और ये तो जग जाहिर है कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा यूनियन एड कंज्यूम करता था। दूसरी बात, बजटरी एलोकेशन में 10% का हाइक है, 27% का हाइक नहीं है। हमारी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये रही है कि जो हमारी जो गवर्नमेंटें रही है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, वो विजनरी नहीं रहे। आप जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं देखते जिसे हम विजनरी कह सकें। और जो आपके पास ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो, मैं कश्मीर की खासकर बात कर रहा हूँ, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो सेरिकल्चर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, आपने उसमें ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको लेकर एक लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रोथ हो सके। जम्मू रीजन में भी इंडस्ट्रीज में 2020 के बाद ही कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली, क्योंकि वो सब्सिडीज अनाउंस कर दी गई कि हम कल ही बात कर रहे थे। एज अ विजन फॉर अ स्टेट डेवलपमेंट आपके पास कुछ नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया इस समय आईटी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आईटी का, सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है बैकएंड का, और जम्मू कश्मीर का कंट्रीब्यूशन उस पूरे आईटी में मुझे नहीं लगता 1% भी होगा। बिल्कुल। और
स्पाइट ऑफ कि बेस्ट वेदर है हमारे पास जो यूथ पावर है, जो यूथ रिसोर्स है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ जो बैकएंड के लिए चाहिए होता है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, वो अवेलेबल है। मगर JNK गवर्नमेंट का IT को लेकर विजन डॉक्यूमेंट 0 बटा सन्नाटा पे चल रहा है। कोई विजन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने बैकएंड के लिए किसी को नहीं बुलाया, आपने एक ऐसी जेड डिमार्केशंस नहीं करी हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो आप ट्रेडिशनल जो आपके इकोनॉमी सोर्सेज है, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हो। आपके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सड़ के खराब हो जाता है। इतने सालों में आप वो नहीं मैनेज कर पाए कि अगर मेरा बम्पर क्रॉप हो जाए तो मैं कैसे उस बम्पर क्रॉप का रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकूं। हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप होना अपने आप में श्राप हो जाता है कि वो हमारे लिए लॉस का सोर्स बन जाता है कि कैसे मैं उसको प्लांट्स इंस्टॉल करूं। अब आ जाइए टूरिज्म पे। टूरिज्म की इकोनॉमी आपने कुछ फैमिलीज को कंट्रोल करने पे दे दी। आप पहलगाम चले जाइए तो कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, गुलमर्ग चले जाइए तो कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, सोनमर्ग चले जाइए तो कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती हैं। ये फैमिली वेल्थ क्रिएशन बिजनेस बन गया है। अब श्रीनगर, आप कहने को तो आप कह सकते हैं कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर और कश्मीर जन्नत है, मगर उस जन्नत में 2 5 स्टार 3 5 स्टार टोटल है। 70 साल में आप 3 5 स्टार बना सके। तो अगर आपको क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए जो आके स्पेंड करे, जो आके समय बिताए, जो इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे, तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। दिल्ली में कमरा मिल जाता है एक 5 स्टार होटल में 15,000 रुपए का। श्रीनगर में वही कमरा आपको पहलगाम में 30-35 हजार का मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है देने के लिए। तो हमारी सरकार यूनियन बजट पे चलती रही है, यूनियन बजट के अलावा वो देखती ठीक है। जिस विजनरी बजट की आप बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज जरूर बताइएगा, क्या मैं विजनरी बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के जनरल विजन की बात कर रहा हूं। जी देयर इज नो जनरल विजन इन दिस बजट तो विजनरी तब होगा जब मेरे पास विजन होगा और उस विजन को फुलफिल करने के लिए मैं वैसा बजट बनाऊंगा, तो वो विजनरी बजट होगा। जब मेरे पास विजन ही नहीं है, जब मुझे करना ही नहीं, तो विजनरी बजट आएगा कहां से? तो जो अगर यूटी सेंटर के अधीन है और होता है, तो क्या इस 1.5 साल के अंदर ये सारी चीजें सेंटर की जानिब से साफ तौर पे की नहीं जा सकती थी डायरेक्ट कि कम से कम एटलीस्ट इन चीजों को, इन कमियों को दूर करो, तभी जाकर के तुम जिसे जन्नत नजीर जम्मू कश्मीर का स्टेटस या ठप्पा लगा के घूम रहे हो, शायद हम उस तरीके से देख पाए आने वाले कुछ साल में। नहीं, बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट की भी मिस्टेक्स हैं, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की है ना, वो उनको डिलीवर करना है। या तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट रिजाइन कर दे और जैसे चंडीगढ़ चलता है वैसे चले जम्मू एंड कश्मीर। वो हो नहीं सकता है। तो यूनियन आप देखिए, आप बात कर रहे हैं उन 5 साल की जो यूनियन गवर्नमेंट के पास थे, बाकी 75 साल तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस के पास थे। उस 75 साल में भी कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट फॉल्ट पे हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट उससे हमारे पॉलिटिशियंस के फॉल्ट तो खत्म नहीं होते हैं। जनता की बेहतरी करना ब्यूरोक्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जनता की बेहतरी करना एक पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्यूरोक्रेट तो फाइल आगे से पीछे घुमाएगा, उसने कहीं कसम नहीं खाई कि मुझे जनता का भला करना है। आप हमारे पास वोट लेने आते हैं ये कहकर कि हमें स्टेट को नंबर 1 बनाना है, हमें आपके जीवन को नंबर 1 बनाना है। उसमें हमारे पॉलिटिशियंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, सारे फेल। ठीक है आदर्श सर, जितनी सारी अपॉर्चुनिटी और इतनी सारी चीज़ों होने के बावजूद आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो विज़न है जिसके हम बात कर रहे हैं लगातार कई सारी चीज़ों में, उसमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है अंधकार, क्योंकि इतने साल हो गए, उसमें सेंटर भी आता है, स्टेट भी आता है, यूटी गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, सबको मैं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े कर रहा हूँ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक समझिए कि हर तरह के मौसम आए, लेकिन उस मौसम में जम्मू कश्मीर के लिए एक जो प्लान होना चाहिए था हर लेवल पे, वो नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ऐसा है बस जिस स्टेटस को आज से 50 साल लेकर के हम घूम रहे थे उसी को लेकर के घूम रहे। एक एक चीज की मिसाल दी जा सकती है और उस मिसाल में शायद ये बात लंबी हो जाए, लेकिन उस मिसाल के जरिए साबित किया जा सकता है कि शायद जम्मू कश्मीर को किसी ने सीरियस नहीं लिया या जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी ने सीरियस नहीं लिया। सर, बाहर के लोग पूछते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों तक को बसा नहीं पाए, उनके घर उनको वापस नहीं दिला पाए, उनको इंसाफ नहीं दिला पाए, और आप बात करते हैं जन्नत नजीर जम्मू कश्मीर। मैं
एक मिसाल नहीं देना चाहता, ऐसी हजारों मिसालें हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर फेस में जम्मू कश्मीर ने हर एक को मौका देख लिया, तो जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर क्या करे आखिर? देखिए एहसान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आज की और पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो गैप आया उससे आम लोग जो है इनसे दूर चला गया था। वो डिपेंडेंट था यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, यूटी के ऊपर, एलजी के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। और ब्यूरोक्रेट्स का क्या सिस्टम होता है वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह, सब अच्छी तरह जानते हैं। जॉब एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे कोई है नहीं थी, आईटी की जिस तरह से बात की है, और बेस्ट जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जाता रहा, वो बाहर सारे चले जाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर को इसी तरह देखते रहे, सारे यहाँ आते रहे, राज करते रहे, चले जाते रहे। और इस तरह अब जो नई सरकार आई है, नई सरकार को तो अभी पता ही नहीं चल रहा कि हम करेंगे तो करें क्या करें और कहां से शुरुआत इसकी करें। एक साल बीत गया, मैनिफेस्टो में उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए थे, उस वक्त उन्होंने सब कुछ कहा, उन्हें लगा कि किसी ना किसी तरीके से हमें हुकूमत मिलनी चाहिए, हम कुर्सी पे बैठ जाएं और सारे कामों को कर देंगे। बड़े बड़े वादे किए, बिजली भी 200 यूनिट की बात कर दी, 1 लाख जॉब की बात कही गई और बहुत से वादे उन्होंने किए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज भी जब डेली बेसिस की जब बिजली की बात करते हैं, ठीक है, एलजी के एड्रेस में कि वो करेंगे, इस पे बिल बात हो रही है, लेकिन जो 200 यूनिट बिजली की बात तो हो ही नहीं पाई, लेकिन 2.23 लाख जो मीटर्स हैं जो वो लग गए हैं। जो वो चीजें सब जो आम लोगों को जो चीज चाहिए वो अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा किसी किस्म की हो नहीं पा रही, उस पर की तरफ काम हो नहीं पा रहा। छोटी मोटी सड़क किसी ने बना रही, अभी तक मुझे नहीं लगता ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनका कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स हैं वो भी नहीं कर सक पा रहे। यहाँ पे तुम जो कॉर्पोरेशन के फंड्स हैं उसमें से एमएलए का काम करवा रहे हैं, छोटा मोटा जो काम करवा रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए आपको जो फंड्स मिले हैं, 1 साल के अंदर आपने कितने खर्च किए? किसी ने नहीं किए। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया? कौन सी ऐसी चीज जम्मू में शुरू हुई है या कश्मीर में शुरू हुई है? तो टूरिस्ट किस तरह से आप अट्रैक्ट करोगे? जम्मू में टूरिस्ट किस तरह से आएगा? आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स नहीं है वहां के। आप जम्मू की बड़ी चीजें देख लो, सुरईसर देख लो, मानसर देख लो, वहां के हालात देख लो क्या बने हुए हैं। आप जो कहते हैं टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन आप उनको लाना नहीं चाहते। आज जाके सिर्फ वही पहलगाम चले जाएगा, गुलमर्ग चले जाएगा और श्रीनगर का चक्कर लगा के वापस चले जाएगा। ये हालात बने हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस तरह स्टार्ट कहां से करना है। सबसे बड़ी मुश्किल बात है इनके लिए, ये मुश्किल हो रहा है कि स्टार्ट कहां से करना है। इसी को देखते देखते इन्होंने 1.5 साल निकाल दिया है। और इस असेंबली सेशन में जिस तरह काजमी साहब ने कहा है, बड़ी उम्मीदें उन्होंने लगा के रखी हुई हैं। उम्मीद हम भी करते हैं कि काजमी साहब की तरह कि ये अपने किसी ट्रैक पे आ जाए और जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश करे। वो पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है जो फारूक अब्दुल्ला के वक्त था, जो उससे पहले उनके पास था, वो वाला नहीं है। आपका जम्मू कश्मीर बदल चुका है। आज जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं, जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो बदल चुका है। अब सारी चीजें बदल चुकी है। बदलते हालात में इनको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को। ठीक है, बहुत सारी चीजें काजमी सर हमने देखा। अभी फिलहाल जो डेटा निकल करके आ रहा था, अप्रॉक्स 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक पूरा धर्रा है जो कहता है कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी आइडियोलॉजी है या उनके मानने वाले हैं वो उनकी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, और जो उनकी मानने वाले नहीं हैं वो उनकी तनकीद करते हैं। और जो एलजी की तरफ है वो एलजी की तरफ है, जो उसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में। हो क्या रहा है कि जो जिस आइडियोलॉजी के साथ जिंदा है, चाहे जम्मू रीजन में हो या कश्मीर में, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ अभी भी बचा हुआ। कोई पूछ नहीं रहा कि आपने ये जो 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं किसको दिए, कहां गए और क्या उसका कोई हिसाब किताब है। आपको लग रहा है कि इस करीब 1.5 मंथ के अंदर, अगर पूरा का पूरा 1 साल 5 महीने 4 महीने के आसपास जितनी भी सरकार ये चली है, इसमें कुछ भी ऐसा हुआ है जिसे हम ये कह सकें, या चैलेंजेस का बहाना जिस तरीके से सरकार दे रही है एक्सपर्ट्स भी उसी नजर से देखेंगे? देखिए सर, अमित रैना साहब ने बहुत खूबसूरती से इलेबोरेट किया और बिल्कुल एक इकोनॉमिस्ट की तरह हर चीज को आपके सामने पेश किया है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर की सरजमी वही सरजमी है जो पिछले 77 ईयर से ना 1 इंच बढ़ी है ना 1 इंच घटी है। हाँ, पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स जो है जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा है, जो बाकी रियासतों की तरह उसी प्रोपोर्शन से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशन बड़ी हुई है, क्योंकि आपने देखा जो मैंडेट लोगों ने दिया, और उस मैंडेट में देखिए
पीपल्स विल प्रिवेल करती थी इलेक्शंस में, और जिस तरह का भी मैंडेट आया आपके सामने 1-1.5 साल जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो टोटली फेल हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमेशा एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं ये करेंगे तो वैसा रिजल्ट आ जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो सब धरे का धरा रह जाता है। और हमने बहुत सी सक्सेसिव सरकारों में देखी है जो मिस गवर्न रही है, लोगों के मैंडेट वेस्ट हुए। जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का जो नाम है वो कहीं ना कहीं दिखता नहीं था। तो टू गवर्न द जम्मू कश्मीर, उसमें रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करना जरूरी है, रिलीजियस इम्बैलेंस को करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर अब एक कंपोनेंट है। बीजेपी भी कह रही है कि हम अलग अलग नहीं करेंगे, जो 1 साल से शोर कर रहे थे जम्मू अलग कर दो, कश्मीर अलग कर दो। तो मैं समझता हूँ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी हुई है पूरी दुनिया में, और जम्मू कश्मीर और पूरा भारत उससे दूर नहीं है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हम देख रहे हैं, पिछली डिबेट्स में भी आपके साथ डिबेट करते रहे कि जनाब हवाला नहीं, अब एप्टा के जरिए लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, बच्चों को, यूथ को गुमराह किया जाएगा। यहाँ चिनाब वैली में मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई, तो म्यांमार, पाकिस्तान और उसके साथ चाइना हमारे पीछे लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। मैं समझता हूं कि हॉलो स्लोगन से काम नहीं चलेगा। अगर पीपल मैंडेट मिला है और आपको गवर्न करना है, यही मरकज भी चाहती है, और आपके होलो मैनिफेस्टोस के साथ लोगों को आप वोट तो ले लेंगे लेकिन गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 सवाल रखूं एक ही जुमले में, मतलब खासतौर पे जो अभी हमारी पूरी बात हुई आदर्श सर से, अमित सर से और आपसे, उसमें विजन की कमी, हालात, विल पावर या फिर कहिए कि पॉलिटिक्स, ये वो 4 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एज ए जम्मू कश्मीर जन्नत नजीर इन चीजों का शिकार हुआ है? बहुत सी चीजों का शिकार हुआ है। एक तो यहाँ बहुत से ग्रहण लगे रहे, शनि का, मंगल का, पाकिस्तान का, ISI का, हुर्रियत का, वो अनासर जो जम्मू कश्मीर को खुश नहीं देखना चाहते हैं, वो सब विद इन स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज भी होते हैं, आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज भी होते हैं, कहीं कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर सामान्य तौर पर आगे बढ़े। करप्शन सबसे बड़ी एक नामुराद बीमारी थी जम्मू कश्मीर में जो इंजेक्ट हो चुकी है ब्लड्स में। इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपके पास एक ही तरीका रह जाता है, वो है गवर्नेंस का, कि लोगों के दिलों को समझें और लोगों के दिलों के डोर स्टेप्स पे आप गवर्नेंस को लाइए। उसके लिए मुझे लगता है अब जो मैं आज जो देख रहा था बॉडी लैंग्वेजेस सब लेजिस्लेटर्स की और चीफ मिनिस्टर की भी और गवर्नर की, मुझे लगता है उनको भी समझ आ गई है जिसकी तरफ आदर्श ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं, आदर्श सर मैं समझने की कोशिश करूंगा इस गहन को जिसकी बात कर रहे हैं काजमी सर, इस ग्रहण को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? 30 सेकंड प्लीज। इसी तरह काजमी साहब ने बताया कि गुड गवर्नेंस चाहिए, गुड अगर नहीं दे पाएंगे तो लोग, जो जनता है वो खुद ही इस ग्रहण को दूर कर देगी, वो जो इसको साफ कर देगी और नया देखेंगे, नया ग्रहण क्लियर होगा या नया ग्रहण इससे अच्छा लगेगा या इससे बुरा लगेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जनता के हाथ में है, वो तो माफ नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं जम्मू में भी और कश्मीर के अंदर भी। जम्मू में जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के वोट दिए हैं, जितने वोट दिए हैं, 29 MLA आज तक अभी यहाँ से नहीं बने हैं, उनने उम्मीदें भी उन पर लगा रखी है। अब बहाने नहीं चलेंगे। ये मतलब साफ है कि इस चीज को अब जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, वो आपकी हर बारीकियों को समझती है, हर कदम पे नजर रखती है और इस चीज से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इस वजह से विजन जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है और सबसे बड़ी बात विल पावर होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के सारी चीजें बेहतर हो पाएंगी जहां भी, जिस फील्ड में भी कमियां हैं। बहुत शुक्रिया आदर्श सर हमारे साथ बेहतरीन बातचीत करने के लिए। काजमी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन तरीके से गाइड करने के लिए, और अमित राणा सर बेहतरीन बातचीत करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक नए प्लान की तरफ हमारा रुख फेरने के लिए। तो मुमकिन है कि इन तमाम तर चीज़ों से शायद आम लोगों को ही नहीं, गवर्नमेंट को भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं, या आज जो बता रहे थे उससे उस रुख में लेकर के गवर्नमेंट अगर जाती है या उस तरफ जाती है तो उसका एक बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर को जन्नत नज़ीर के रूप में या पेपर से अलग हट